हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की एंड शॉर्ट में हम ओवरव्यू देखेंगे एंड इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे जिससे हम डेफिनेशन क्लॉज को याद कर सकते हैं एंड एनैक्टमेंट डेट एंड एनफोर्समेंट डेट को याद कर सकते हैं। तो जो सीआरपीसी है उसका जो स्कीम है वो क्या है, टोटल कितने चैप्टर्स हैं। सीआरपीसी के अंदर टोटल 37 चैप्टर्स हैं एंड टोटल 484 सेक्शंस हैं। जो एनैक्टमेंट डेट है वो है 25 जनवरी 1974 एंड एनफोर्समेंट डेट है 1 अप्रैल 1974। जो एनैक्टमेंट डेट है उसको आप कैसे याद कर सकते हैं, ये ऐसे याद कर सकते हैं कि जो क्रिसमस आता है वो कब आता है, 25 दिसंबर। 25 दिसंबर के सीधा एक महीने बाद 25 जनवरी 1974 को एनैक्ट हुआ था ये एक्ट। ईयर तो आपको याद करना ही पड़ेगा, 1973 कोड के साथ लिखा जाता है बट 1974 के अंदर ये एनैक्ट हुआ था एंड एनफोर्समेंट ईयर भी जो है वो 1974 का ही है। तो जो क्रिसमस से रिलेट करने का पर्पस है या जो एक थॉट है वो ऐसे आया है कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर है उसका जो आइडिया है वो क्या है, बेसिक पर्पस क्या है कि जो एक्यूज पर्सन है उसको पनिशमेंट तक कैसे ले जाया जाए, उसका प्रोसीजर जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर दिया गया है। तो अगर अक्यूज पर्सन को पनिशमेंट दी जाएगी तो सोसाइटी के अंदर ये अच्छी बात होगी, सोसाइटी को इससे खुशी मिलेगी एक तरीके से। तो ये खुशी की बात है। तो क्रिसमस आने पे जो सेंटा क्लॉज आते हैं तो ये भी खुशी की बात है, वो तोहफे लेके आते हैं। तो इसीलिए ये उससे रिलेट करते हुए हम कर सकते हैं कि क्रिसमस के पूरे एक महीने बाद ये एक्ट एनैक्ट कर दिया गया था एंड 1 अप्रैल 1974 को एनफोर्स किया गया था। अब एनफोर्समेंट डेट का क्या किस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो अक्यूज होते हैं, जो अलेज्ड अक्यूज होते हैं, जो सोसाइटी के अंदर ही रहते हैं, हम उन्हें ऐसे पहचान नहीं पाते कि वो ऐसा भी काम कर सकते हैं, वो कोई ऐसा ऑफेंस कमिट कर सकते हैं। वो आम इंसानों की तरह ही दिखते हैं। तो वो लोगों को फूल बनाते हैं। अप्रैल फूल कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को। और जो अक्यूज होते हैं वो सोसाइटी में लोगों को फूल बनाकर आम इंसानों के बीच में गुम हो जाते हैं, हम उन्हें पहचान नहीं पाते। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल 1974 ऐसे आप याद कर सकते हैं कि अक्यूज पर्सन अप्रैल फूल बनाता है एंड क्रिसमस के एक महीने बाद एनैक्ट किया गया था। तो ये कौन सा प्रोसीजर एक्ट आने से लोगों को खुशी होगी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, उसी से हम अक्यूज पर्सन को सज़ा दिलवा सकते हैं। सब्सटैंटिव लॉ के अंदर पनिशमेंट तो मेंशन कर दी बट उसका प्रोसीजर होना भी ज़रूरी है। राइट्स आपने डिस्क्राइब कर दिए बट राइट्स को किस तरीके से आप इन्फोर्स कराएंगे वो भी बहुत ज़रूरी है। वो नहीं होगा तो जो भी सब्सटैंटिव लॉ के अंदर ये सारे राइट्स दिए गए हैं वो मीनिंगलेस हो जाएंगे। नेक्स्ट है एप्लीकेबिलिटी की। ये जो कोड है ये कहाँ अप्लाई होता है और कहाँ अप्लाई नहीं होता है। तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर 31 अक्टूबर 2019 एंड आफ्टर 31 अक्टूबर 2019। अगर हम पहले की बात करें तो पहले ये जो कोड था ये पूरी इंडिया पर अप्लाई होता था एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज़। बट आज की सिचुएशन क्या है, आफ्टर 31 अक्टूबर 2019 कि ये जो एक्ट है ये होल ऑफ इंडिया पर अप्लाई होता है एक्सेप्ट स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज़। अब यहाँ से जो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर था वो हट गया है। अब ये जो कोड है ये जम्मू एंड कश्मीर पर अप्लाई होता है। अब बात आती है स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज़ की। जो चैप्टर 8 है, चैप्टर 10 है एंड चैप्टर 11 है, सिर्फ ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज़ पर अप्लाई होते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे कि वो अदर चैप्टर्स जो भी इस कोड के अंदर इन 3 चैप्टर्स के अलावा जो अदर चैप्टर्स हैं उनको भी अगर स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज़ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जाहिर करेगी, नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में निकालेगी और उससे एप्लीकेबिलिटी को एक्सटेंड कर सकती है। कहाँ पर, स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज़ पर। नेक्स्ट है डेफिनेशन क्लॉज। डेफिनेशन क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है कि ये कहाँ डिफाइंड है, ये कहाँ डिफाइंड है। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन क्लॉज कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया है, सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशन क्लॉज दिया गया है। अब डेफिनेशन क्लॉज में कुछ टर्म्स की ही ट्रिक्स हैं, बाकी आपको एज इट इज़ लर्न करनी पड़ेंगी। तो हम वही देखेंगे जो हम ट्रिक बता रहे हैं, अदरवाइज़ आपको लर्न ही करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट है बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। तो फर्स्ट
सेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर डिफाइंड है बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन है, जैसे ABCD अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं उसमें फर्स्ट लेटर है ए, तो हम ऐसे ही फर्स्ट सबसे पहले कौन सी डिफाइंड है, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। तो कोई भी पर्सन अगर अरेस्ट होता है तो अरेस्ट होने के बाद वो अपनी लिबर्टी वापस से कैसे ले सकता है, अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसको वापस से रिज्यूम किस तरीके से कर सकता है, बेल लेने के बाद। तो पहले बेल लेगा, किस तरीके से लेगा, पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो जो ऑफेंस उसने कमिट किया है, जिस रीज़न की वजह से, जिस ऑफेंस की वजह से उसको अरेस्ट किया गया था, वो ऑफेंस बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन माइंड में आएगा। तो इसीलिए सेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर सबसे पहले यही क्वेश्चन माइंड में आएगा जनरली। तो इसीलिए सबसे पहले इसी टर्म को डिफाइन कर दिया गया है कोड के अंदर, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल को। सेकेंड चीज़ आपको याद रखनी है कि बेलेबल एंड नॉन बेलेबल दोनों एक साथ डिफाइंड हैं एक ही क्लॉज के अंदर, इन दोनों को अलग अलग क्लॉज के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्लॉज बी, कुछ ऐसे ट्रिक है नहीं, चार्ज डिफाइन किया गया है इसके अंदर। नेक्स्ट है क्लॉज सी, कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है क्लॉज सी के अंदर डिफाइंड है, एंड कॉग्निजेबल सी, तो सी लेटर से आप याद कर सकते हैं क्लॉज सी के अंदर। नेक्स्ट सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस सी के अंदर है, उसको कंप्लेंट से आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो ही सी के अंदर डिफाइंड है, कॉग्निजेबल ऑफेंस सी। कंप्लेंट जो है वो सी के अंदर डिफाइंड नहीं है, कंप्लेंट भी सी से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है वो इसमें डिफाइंड है। और भी ट्रिक अगर आप देखना चाहते हैं तो ऐसे देख सकते हैं, जैसे कॉग्निजेबल COG, कंप्लेंट COM। कहाँ से अल्फ़ाबेट्स आप देख सकते हैं इसको, अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएं अल्फ़ाबेट्स को, तो CO दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पे आता है G एंड यहाँ पे आता है M। तो अब आप देखिए G पहले आता है कि M पहले आता है, G पहले आता है तो कॉग्निजेबल ही पहले है। C पहले डिफाइंड, C में क्या डिफाइंड है पहले, कॉग्निजेबल, एंड D में क्या डिफाइंड है, कंप्लेंट। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं ये कि क्या चीज़ पहले है और क्या चीज़ बाद में है। नेक्स्ट है क्लॉज G। क्लॉज G के अंदर डिफाइंड है इंक्वायरी, क्लॉज H के अंदर डिफाइंड है इन्वेस्टिगेशन, क्लॉज I के अंदर डिफाइंड है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, क्लॉज K के अंदर डिफाइंड है मेट्रोपॉलिटन एरिया, क्लॉज L के अंदर डिफाइंड है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल दोनों ही अलग अलग क्लॉज के अंदर डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2, दोनों सेम क्लॉज के अंदर नहीं है एज बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। नेक्स्ट है क्लॉज N। क्लॉज N के अंदर डिफाइंड है ऑफेंस, क्लॉज R के अंदर डिफाइंड है पुलिस रिपोर्ट। इसको भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे रिपोर्ट का R, कैपिटल R जो है वो क्लॉज का R है, तो क्लॉज R के अंदर क्या डिफाइंड है, पुलिस रिपोर्ट। नेक्स्ट है क्लॉज W एंड X। तो उससे पहले हम X देखते हैं। अगर कोई पर्सन अरेस्ट होता है, अरेस्ट कैसे होगा, कोई वारंट इशू किया होगा कोर्ट ने, वारंट इशू किया, वारंट इशू करने से क्या होगा, वो पर्सन अरेस्ट हो जाएगा। अरेस्ट होने के बाद वो कहाँ जाएगा, वो जेल में जाएगा या पुलिस कस्टडी में जाएगा पहले। अब ये जो जा रहा है वो जेल के अंदर, इससे क्या होगा, उसकी इमेज पर एक क्रॉस लग जाएगा। वो जो पर्सन जेल के अंदर जा रहा है उसकी इमेज में एक क्रॉस लग जाएगा। अब क्रॉस लग जाएगा तो सोसाइटी में उसकी इमेज थोड़ी बहुत डैमेज होती है, ख़राब हो जाती है कि ये पर्सन जेल में जाके आया है, चाहे वो किसी भी पर्पस से गया हो या क्या भी कोई भी रीज़न हो, वो चाहे इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने गया हो या कोई और उस पर सस्पिशन हो कुछ, वो असली कल्प्रिट ना हो, तब भी अगर वारंट केस में कोई पर्सन जेल के अंदर जाता है तो उसकी इमेज में एक एक्स बन जाता है। तो इसी एक्स से आप ध्यान रखिए कि वारंट केस कहाँ डिफाइंड है, एक्स के अंदर। वारंट इशू होता है तो क्या होता है, पर्सन अरेस्ट होता है, अरेस्ट होता है तो जेल के अंदर जाता है, जेल के अंदर जाता है तो इमेज पे एक क्रॉस लग जाता है, एंड क्रॉस से आपको क्या ध्यान आ रहा है, क्रॉस से आपको एक एक्स ध्यान आ रहा है, एक्स। तो क्लॉज एक्स के अंदर डिफाइंड है वारंट केस, और उससे पहले क्लॉज W के अंदर डिफाइंड है समन केस। नेक्स्ट है WA। क्लॉज WA के अंदर एक न्यू डेफिनेशन इंक्लूड करी गई है विक्टिम की, और ये इंक्लूड करी गई है 2009 के अंदर। 2009 के अंदर ये डेफिनेशन को इंक्लूड किया गया है, इंसर्ट किया गया है, एंड इस डेफिनेशन में जो है लीगल गार्जियन एंड लीगल हेयर्स,
ये भी इंक्लूड किए जाते हैं विक्टिम की डेफिनेशन के अंदर। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। नेक्स्ट है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड। ये कहाँ दिया गया है, सेक्शन का नाम जो नंबर है वो भी पूछा जाता है। सेक्शन 6 के अंदर डिफाइन किया गया है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट कितने तरीके के हैं। सेशन कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट है ये कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर, जो कि जनरली पढ़ने बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें से कुछ हैं जैसे कि अरेस्ट, मेंटेनेंस, इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड इन्वेस्टिगेशन। फिर नेक्स्ट है कंप्लेंट, बेल, अपील, रेफरेंस, रिवीजन, कंफर्मेशन, जजमेंट, प्ली बार्गेनिंग, चार्ज, ट्रायल, कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स। बाकी के जो ये हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है ये इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि पावर ऑफ कोर्ट, कोर्ट की क्या पावर है, समन, वारंट, अटैचमेंट एंड अरेस्ट, कोई क्या प्री रिक्वाइज्ड कंडीशंस हैं प्रोसीडिंग्स के दौरान, या फिर जो जनरल प्रोविजंस है वो क्या है, सेक्शन 300 टू 327, ट्रांसफ़र ऑफ केसेस, लिमिटेशन, इरेगुलर प्रोसीडिंग्स। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है उनके साथ ही। तो ये एक तरीके का शॉर्ट रिव्यू था कि सीआरपीसी के अंदर क्या गिवन है, कब एनैक्ट हुआ था, कब एनफोर्स हुआ था